हाय, वेलकम टू अनदर वीडियो। मैं हूं डॉक्टर विशाल। आज हम बात करेंगे इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के बारे में। हम ये जानेंगे कि इसकी डायग्नोसिस कैसे करते हैं, क्यों इसका ट्रीटमेंट क्लियरली बहुत ही सिंपल तरीके से करना पॉसिबल नहीं है, क्यों ये बीमारी बार बार होती रहती है, इतनी कॉम्प्लिकेटेड लगती है और आपको डॉक्टरों के चक्कर कटवाते रहती है, क्या इसकी कोई होम रेमेडीज़ है, कैसे इस बीमारी के साथ एडजस्ट या अडेप्ट किया जाए, एंड इसके बारे में और डिटेल्स जानेंगे। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड, बहुत ही कंफ्यूजिंग सी बीमारी है। जो लोग इससे त्रस्त हैं वो इसके कंफ्यूजन को और इसके द्वारा होने वाले डिस्कम्फर्ट को अच्छे से समझते हैं। ये वीडियो बनाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इस बीमारी का कोई बहुत क्लियर कट उपाय नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपने गोली खाई और आप ठीक हो गए और दोबारा आपको कभी नहीं होगी ये बीमारी। कोई परमानेंट इलाज इसका एज सच नहीं है। वो मेनली इसलिए है क्योंकि इसके नाम में सिंड्रोम आता है। बिकॉज सिंड्रोम का मतलब होता है कि कुछ ऐसे सिम्टम्स जो कि हमेशा साथ में देखे जाते हैं, लेकिन वो साथ में क्यों देखे जाते हैं इसका कोई क्लियर आंसर अभी तक मिला नहीं है। उसी तरह इरिटेबल बाउल सिंड्रोम मतलब कुछ ऐसे सिम्टम्स जो कि आपकी बाउल यानी इंटेस्टाइन से रिलेटेड है, जो कि उसमें इरिटेबिलिटी यानी कि उसमें कोई किसी प्रकार का इरिटेशन होने की वजह से पाए जाते हैं। लेकिन एग्जैक्टली ऐसा क्यों होता है ये हमको अभी तक पता नहीं है। अब इसके सिम्टम्स क्या क्या है। मेनली इरिटेबल बाउल के जो सिम्टम्स हैं वो पेन और ब्लोटिंग से रिलेटेड है, यानी कि आपको पेट में पेन होगा, ऐठन या मेडिकल टर्म्स में कॉलिकी पेन कहते हैं, उस किस्म का पेन होता है। उसके बाद में आपको गैस बनने जैसा या ब्लोटिंग जैसा महसूस होने लगता है। आपको कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है और डायरिया भी हो सकता है। तो आप देखेंगे कि अलग अलग टाइप के सिम्टम्स हैं, लगभग साथ ही में पाए जाते हैं। एक और चीज़ कॉमन जो इन सारे सिम्टम्स में होती है कि एक बार आप मोशन पास करेंगे तो उसके बाद में आपको रिलीफ महसूस होगा। ये सारी चीज़ें अगर आपको पिछले कुछ महीनों से या आप कह सकते हैं 3 से 6 महीने से लगातार होती जा रही हैं, कम से कम आपको हफ्ते में 1 दिन के लिए होती है, तो हम एक मोटा मोटा रफ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की तकलीफ है। जैसा कि मैंने बताया, इसको डायग्नोस करना बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। इसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में कहते हैं डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन, यानी कि जब और कोई हमको डायग्नोसिस नहीं मिल रही है तब हम डायग्नोसिस एज अ डॉक्टर बनाते हैं इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की। तो मैंने आपको जो अभी क्राइटेरिया बताया कि आपको तकलीफ जो है वो पिछले 3 से 6 महीने के अंदर होगी, एटलीस्ट आपको हफ्ते में 1 बार होगी, मोशन करने के बाद वो चीज़ ठीक हो जाएगी। इन क्राइटेरियाज को एक नाम दिया गया है जिसको कहते हैं कि रोम 4 क्राइटेरिया। रोम 4 क्राइटेरिया अगर आप कभी गूगल करके देखें तो आप पाएंगे कि ये इरिटेबल बाउल सिंड्रोम को पहचानने का एक तरीका है जो डॉक्टर्स यूज़ करते हैं। सिम्टम्स में एक स्पेसिफिक चीज़ और पाई गई है कि फीमेल्स में जनरली इसके सिम्टम्स मेंस्ट्रुएशन या पीरियड के समय बढ़ जाते हैं। ये एक कोरिलेशन और पाया गया है। अब इसके कॉज के बारे में बात करते हैं। जैसा मैंने बताया कि इसका क्लियर कट कॉज किसी को पता नहीं है, बट कुछ ऐसी थियरीज प्रपोज्ड हैं। उनमें से एक थियरी है कि आपका इम्यून सिस्टम ओवर एक्टिव होना। इसको मैं कोई बीमारी नहीं कहूँगा। आप इमेजिन कर लीजिए कि अगर कोई आदमी आए और कहे कि सिर्फ 5 फुट 5 इंच की हाइट ही नॉर्मल है, तो बहुत ही जल्द आप पाएंगे कि 5 फुट 5 के नीचे और 5 फुट 5 इंच के ऊपर के सारे लोग अपने आप को एबनॉर्मल समझने लगेंगे, जबकि उनमें कुछ एबनॉर्मल नहीं है। उसी तरीके से किसी व्यक्ति का इम्यून सिस्टम ज़्यादा रिएक्टिव हो सकता है। ये नॉर्मल इम्यून सिस्टम का एक तरीके से आप वेरिएशन समझ सकते हैं कि किसी आदमी का इम्यून सिस्टम ज़्यादा स्ट्रांग है, जैसे ही किसी व्यक्ति की हाइट ज़्यादा होती है और किसी की कम हाइट होती है। आप समझ लीजिए कि किसी व्यक्ति का इम्यून सिस्टम भी हो सकता है कि थोड़ा कम सेंसिटिव हो। तो जिस व्यक्ति का इम्यून सिस्टम ओवरऑल ज़्यादा सेंसिटिव है, हो सकता है उसको एलर्जी ज़्यादा होती हो, ज़्यादा जुकाम होता हो, एंड उसी तरीके से हो सकता है कि उसको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की भी तकलीफ होती हो। जैसे कि अगर आपको कोई इन्फेक्शन हो चुका है जीआईटी का, आपको कोई पैरासाइट इन्फेक्शन जैसे अमीबियासिस वगैरह है, तो उसके बाद में भी इसके सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। आपको कोई ना कोई खाने की एलर्जी हो सकती है, उसके कारण इरिटेबल बाउल सिंड्रोम हो सकता है। आपको अगर एंटीबायोटिक थेरेपी दी गई हो किसी भी कारण की वजह से, तो उसके कारण जो हमारी गट या जीआईटी रहती है उसके अंदर कुछ बैक्टीरिया होते हैं, उनका बैलेंस बिगड़ जाता है, उसके कारण भी ये
तकलीफ हो सकती है। इंपॉर्टेंटली स्ट्रेस रिलेटेड इरिटेबल बाउल सिंड्रोम भी काफ़ी कॉमनली देखा गया है, यानी कि अगर आपके मेंटल स्ट्रेस आपको हो रहा है तो उसका असर आपके बाउल मूवमेंट्स पे बहुत कॉमनली पाया गया है। गट ब्रेन कनेक्शन एक अलग सा टॉपिक है, अगर आप इसमें इंटरेस्टेड है आप कमेंट कर दीजिए, मैं दोबारा एक वीडियो बनाऊंगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है ये। वैसे ये कुछ अलग अलग कारण प्रपोज्ड है ये समझाने के लिए कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम क्यों होता है। अब इसकी डायग्नोसिस कैसे करी जाती है, तो मेनली इसकी डायग्नोसिस हिस्ट्री द्वारा करी जाती है। हिस्ट्री मतलब क्या होता है, हिस्ट्री इन शॉर्ट वही क्वेश्चंस हैं जो आपको डॉक्टर पूछते हैं, जो आपका इंटरव्यू जैसी चीज़ ली जाती है जिसमें बहुत सारे सवाल किए जाते हैं, उसी को मेडिकल टर्म्स में हम हिस्ट्री कहते हैं। इन स्पेसिफिक फैमिली हिस्ट्री का काफ़ी गहरा लेना देना है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम से। फैमिली हिस्ट्री यानी कि आपके जो ब्लड रिलेटिव्स हैं उनमें अगर ये सिम्टम्स पाए गए हैं तो काफ़ी चांसेस देखे गए हैं कि आपको भी वही बीमारी यानी कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम IBS होगा। जितने पास के फैमिली रिलेटिव्स हैं उतने ही चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर कोई बहुत दूर के फैमिली रिलेटिव्स हैं तो उतना फ़र्क नहीं पड़ता। तो फैमिली हिस्ट्री होना ज़रूरी है, फैमिली हिस्ट्री द्वारा ये पाया जाता है, हालांकि कंपलसरी नहीं है बट ऑफन पाया गया है। डाइट हिस्ट्री काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डाइट से ये हमको क्लू मिल सकता है कि क्या आपको उसके कारण कहीं एलर्जी तो नहीं हो रही है। बहुत सारे लोगों को व्हीट से एलर्जी होती है, पीनट से एलर्जी होती है, सी फूड से अलग एलर्जी होती है, काफ़ी सारी सब्जियों से एलर्जी होती है। तो ये एलर्जी के कारण भी आपको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम हो सकता है। हिस्ट्री देते समय, डॉक्टर के सवाल करते समय आपको ये चीज़ फील हो कि कोई स्पेसिफिक चीज़ खाने से ही आपको तकलीफ होती है। तो हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। हिस्ट्री के बाद आता है क्लिनिकल एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन के समय में डॉक्टर आपको एक्चुअली पेट को एग्जामिन करके देखने की कोशिश करते हैं कि क्या कोई और गांठ या कोई लंप तो नहीं फील हो रहा है, किसी तरह का इन्फेक्शन तो नहीं वो देख पा रहे हैं। हो सकता है उसके बाद में वो अल्ट्रासाउंड, सोनोग्राफी या कोई CT स्कैन एडवाइस करें, ये पता करने की कहीं और किसी पार्ट में तो गड़बड़ नहीं है जो कि हम मिस कर रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन है, यानी कि हर अलग अलग चीज़ें जब आपने ढूंढ ली हैं, जब कोई जवाब नहीं मिल रहा है, तब हम उसको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम का लेबल लगाते हैं। कुछ ब्लड टेस्ट हैं जो कि आपकी मदद कर सकते हैं, जैसे कि कुछ लोगों में अगर अनीमिया है तो ये बता सकता है कि उनके पेट में आयरन का एब्जॉर्प्शन ठीक से नहीं हो रहा है, जो कि अलग अलग बीमारियों में होता है। जैसे कि सीलिएक डिसीज़ एक बीमारी है जिसमें कि ऐसा हो सकता है, तो ये ब्लड टेस्ट द्वारा पता किया जा सकता है। कुछ बॉडी में कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि पता किए जा सकते हैं जिससे लोगों को एलर्जी होती है। तो ये कुछ ब्लड टेस्ट है जो कि आपको एक क्लू दे सकते हैं कि आपको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है या नहीं है। स्टूल के कुछ एग्जामिनेशंस होते हैं, जैसे कि फीकल कैलप्रोटेक्टिन नाम का एक टेस्ट है जो कि कहीं किसी हॉस्पिटल में किया जाता है, बिकॉज ये फैसिलिटी सब जगह अवेलेबल नहीं होती है। रूटीन माइक्रोस्कोपी में ये पता किया जा सकता है कि कहीं उसमें कोई पैरासाइटिक इन्फेक्शन तो नहीं है, कहीं कोई अमीबियासिस वगैरह तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें एक एक करके डायग्नोज करने में मदद करती हैं। हालांकि ऐसा कोई एक टेस्ट नहीं है जिसमें कि लिख के आ जाए कि हाँ ये आपको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम ही है। तो अब ये इरिटेबल बाउल सिंड्रोम को ठीक कैसे किया जाए? मैं बहुत देर से कह रहा हूँ कि इसका कोई क्लियर इलाज नहीं है, इसका कोई क्लियर डायग्नोसिस नहीं है, ये बीमारी के बारे में लोगों को क्लियरली कुछ पता नहीं है। हालांकि ये एक ऐसी बीमारी है जहाँ पर होम रेमेडीज़ काफ़ी अच्छा काम करती हैं। एंड होम रेमेडी से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप कोई घर पे कोई मिश्रण बना के या कोई काढ़ा बना के आप पी लो और उससे आप ठीक हो जाओ। होम रेमेडी से मेरा मतलब है लाइफस्टाइल चेंजेस एंड डाइट रिलेटेड चेंजेस, डाइट एंड लाइफस्टाइल चेंजेस। तो एक एक करके हम समझेंगे कि कौन से डाइट एंड लाइफस्टाइल चेंजेस आपको मदद कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ वो है अडेप्टेशन। अडेप्टेशन यानी कि बीमारी के साथ एडजस्ट करना। एक बार आप डॉक्टर के पास गए हो, उन्होंने आपको बताया है कि हमें और कुछ नहीं मिल रहा है, हमको लग रहा है कि आपको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, आपको यकीन नहीं हुआ, आपने 1, 2, 3 अलग अलग डॉक्टर्स की राय ली, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास गए, जनरल सर्जन के पास गए, GI सर्जन के पास गए, सब ने कह दिया कि आपको तो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की ही बीमारी लग रही है। तो अब आपको ये समझ जाना चाहिए कि अब आपको इस बीमारी के साथ में जीना होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये कोई बहुत ऐसी अनकंफर्टेबल, बहुत ही मुश्किल सी कोई बीमारी है जो कि आपको धीरे धीरे खा जाएगी, ऐसा नहीं है। जैसा कि मैंने बताया, कुछ लोग का इम्यून सिस्टम ज़्यादा सेंसिटिव हो सकता है, जैसे लोग ओवरऑल कभी कभी ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, बट हम ऐसे सिचुएशंस के साथ में जीना आसानी से सीख सकते हैं। उसको कहते हैं अडेप्टेशन। मेरे लिए कहना आसान है, आपके लिए करना मुश्किल है, बट करना ज़रूरी है। तो अडेप्टेशन से मेरा मतलब क्या है? अडेप्टेशन से मेरा मतलब है कि आप ये पता कीजिए कि आपको ये
इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के सिम्टम्स कब दिखने लगते हैं। सबसे पहली बात डाइट से रिलेटेड करते हैं, बिकॉज जनरली लोगों के खाने से इसका काफ़ी गहरा लेना देना होता है। कुछ चीज़ें हैं जो कि जनरली लोगों को खाने के बाद तकलीफ देते हुए पाई गई हैं, जैसे दूध पीने के बाद काफ़ी लोगों को तकलीफ होती है, सी फूड खाने के बाद काफ़ी लोगों को तकलीफ होती है, कुछ वेजिटेबल्स खाने के बाद लोगों को तकलीफ होती है, कुछ ड्राई फ्रूट्स खाने के बाद लोगों को तकलीफ होती है। तो अगर ऐसी कोई आपने चीज़ आइडेंटिफाई करी है तो आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं एंड आप उसको अगली बार अवॉइड कर सकते हैं। बहुत सारे फूड या डाइट ऐप्स आते हैं अलग अलग फ़ोन में, एंड्रॉयड, iOS में वगैरह। ये फ़ोन आजकल सबके हाथ में हमेशा रहता है। जैसे ही आपको लगे कि यार ये चीज़ खा के तो हमें तकलीफ होती है, आप तुरंत उसको नोट कर लीजिए, अगली बार उसको आप अवॉइड कर सकते हैं। तो ये एक तरीका है जिसमें हम डाइट द्वारा इस चीज़ को अवॉइड कर सकते हैं। ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो कि डाइजेस्ट करने में डिफ़िकल्ट होते हैं। इन कार्बोहाइड्रेट्स को अवॉइड करने वाली डाइट का नाम है FODMAP डाइट। सुनने में बड़ा अजीब सा लगता है, इस पर डिटेल वीडियो मैं दोबारा कभी बनाऊंगा, आप मेंशन कर दीजिए अगर आप इस पर डिटेल वीडियो चाहते हैं तो। बट FODMAP डाइट एक ऐसी डाइट है जो कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में काफ़ी मदद करती है। वैसे ही ग्लूटेन फ्री डाइट का अगर आपने नाम सुना होगा तो ये भी आपको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के सिम्टम्स से दूर रहने में काफ़ी मदद कर सकती है। अल्कोहल, कॉफ़ी, कभी कभी चॉकलेट्स, इनसे भी पाया गया है कि लोगों के सिम्टम्स बढ़ जाते हैं। तो अगर आपको भी ऐसी कोई तकलीफ हो रही है तो आप इन चीज़ों को अवॉइड कर सकते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि अवॉइड करना यानी कि अपने आप को किसी जेल में बंद करना नहीं कि मैं लाइफ में कभी भी नहीं खाऊंगा। अवॉइड करना यानी कि जितना हो सके उतना दूर रहना। अगर बहुत ही मन कर रहा है तो आप खा भी सकते हैं। जान कोई आपकी जाएगी नहीं, जान लेवा नहीं है, कोई ऐसे सीरियस नहीं है, बट तकलीफ होगी तो जितना कम तकलीफ हो उतना ज़्यादा अच्छा है। डाइट की बात अगर करें तो ओवरऑल हाई फाइबर डाइट जो है उससे लोगों को काफ़ी मदद होती है। अब ये हाई फाइबर डाइट भी थोड़ी ट्रिकी हो सकती है। बहुत सारे लोगों को हाई फाइबर डाइट खाने की वजह से ही ब्लोटिंग महसूस होती है एंड ये नॉर्मल है, होता है लोगों को, कोई बीमारी नहीं है। बट अगर आपको ऐसा होता है तो आपको सॉल्यूबल और इनसॉल्यूबल हाई फाइबर डाइट के बीच में फ़र्क समझना पड़ेगा। मैंने वीडियो बनाया है, आप वो देख सकते हैं, मैं उसको ऊपर या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक कर दूंगा। इन शॉर्ट, सॉल्युबल फाइबर वो होता है जो कि आप खाते हो तो वो डाइजेस्ट हो जाता है एंड वो अपने सॉल्युबल होते हुए भी पानी वगैरह खींच लेता है आपके इंटेस्टाइन्स के अंदर, जिससे कि आपकी बाउल मोशन स्मूथ हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल केला इज़ अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ एब्जॉर्बेबल फाइबर या सॉल्युबल फाइबर। वैसे ही जो इनसॉल्युबल फाइबर है वो खुद एब्जॉर्ब नहीं होता है, बट जस्ट बिकॉज वो वहाँ पे प्रेजेंट है उसकी वजह से वो फ्लूइड अट्रैक्ट करता है और अपने बाउल मोशन को स्मूथ बना पाता है, जिसका कि एक बहुत अच्छा एग्जांपल है जो ईसबगोल पाउडर आता है वो। तो ऐसे इनसॉल्युबल सॉल्युबल फाइबर आप ट्राई कर सकते हैं। हाई फाइबर डाइट ओवरऑल आप ट्राई कर सकते हैं, उससे काफ़ी फ़ायदा होता है। पानी बहुत सारा पीने से काफ़ी फ़ायदा होता है। हाइड्रेशन मेंटेन करना काफ़ी ज़रूरी है। अगर आपको याद हो तो मैं ये कह रहा था कि काफ़ी मेंटल स्ट्रेस से भी इन चीज़ों का लेना देना है, IBS के सिम्टम्स का। तो उसको हम कहते हैं सोशल ट्रिगर्स, यानी कि ऐसी चीज़ें जो कि आपके इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की बीमारी को ट्रिगर करती हैं। आप उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उनको होने के पहले आप उसके लिए प्रिपेयर हो सकते हैं। जैसे लोगों को बाहर जाने से हो सकता है स्ट्रेस आ जाए, बाहर का खाना खाने से स्ट्रेस आ जाए, ट्रैवलिंग के समय अगर उनको अच्छी फैसिलिटी नहीं मिली तो उससे भी उनको स्ट्रेस आ सकता है। एग्ज़ाम का स्ट्रेस, जॉब का स्ट्रेस, घर का स्ट्रेस, ये सारा स्ट्रेस जो है आपके बाउल मोशन के मूवमेंट्स के रूप में दिखाई दे सकता है। तो मेरे लिए कहना आसान है, आपके लिए करना मुश्किल है, बट स्ट्रेस से अगर आप दूर रहने की चीज़ें प्रैक्टिस करेंगे तो उससे आपके इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के सिम्टम्स को कम होने में भी मदद हो सकती है। रिसर्च द्वारा ये प्रूव किया गया है कि जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, जो प्राणायाम, योगा वाली एक्सरसाइजेज हैं, जो स्ट्रेस रिलीविंग एक्टिविटीज़ है, उससे इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के सिम्टम्स में काफ़ी लोगों ने राहत महसूस करी है, काफ़ी उनको रिलीफ फील हुआ है। तो अलग अलग टेक्निक्स होती हैं, जैसे कि जर्नल लिखना, जैसे कि एक्सरसाइज करना, जैसे कि अलग अलग लोग योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम वगैरह करना, इससे भी आपके इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के सिम्टम्स में काफ़ी मदद मिल सकती है। अगेन ये सब सुनने में बड़ा थियोरेटिकल लगता है कि आपके लिए तो कहना बड़ा आसान है डॉक्टर साहब की आप स्ट्रेस दूर कर लो, स्ट्रेस तो सबके लाइफ में रहता है। ये स्ट्रेस सबकी लाइफ में रहता है, बट कुछ लोगों को इस स्ट्रेस से कोई मेजर सिम्टम्स देखने को नहीं मिलते हैं, कोई ऐसी उनको बीमारी नहीं होती जिससे कि उनका डेली रूटीन मुश्किल हो जाए। बट जिन लोगों को स्ट्रेस के कारण सिम्टम्स दिखते हैं उनके लिए इस स्ट्रेस से दूर रहने की कोशिश करना एक तरीके से आप कह सकते हैं मैंडेटरी बन जाता है।
तो कोई एक व्यक्ति है जिसको स्ट्रेस जो कि मैनेज कर लेता है, हैंडल कर लेता है, उसको कोई उतना फ़र्क नहीं पड़ता अगर वो कोई एक्टिव तरीका ना अपनाए। बट कोई व्यक्ति है जिसको कि स्ट्रेस से सिम्टम्स दिखने लगते हैं, तो मैं समझूंगा कि आपके लिए तो ज़रूरी है कि आप उस स्ट्रेस को मैनेज करने के तरीके सीखें और रेगुलरली प्रैक्टिस करें। तो ये फ़र्क है दो टाइप के अलग अलग लोगों में। जहाँ तक दवाइयों की बात आती है, मेडिकेशन की बात आती है, तो प्रोबायोटिक करके एक कैटेगरी ऑफ मेडिसिन होती है। बेसिकली इसमें मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट से रिलेटेड चीज़ें होती है। लैक्टोबैसिलस करके एक बैक्टीरिया होता है जो कि दही में, बटर मिल्क में पाया जाता है, जो कि हमारे डाइजेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। एंड इसको आप दही के फॉर्म में भी खा सकते हो, लेकिन अगर आपको उससे तकलीफ होती है, बहुत लोगों को लैक्टोज इंटॉलरेंस होता है, तो आप इसके सप्लीमेंट भी ले सकते हो जिनको प्रीबायोटिक या प्रोबायोटिक कहते हैं। ये आपको बिना प्रेस्क्रिप्शन के दुकान से मिल सकते हैं एंड उससे भी आपके इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के सिम्टम्स में कमी पाई गई है। जहाँ तक दवाइयों की बात आती है, अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो आपको अलग अलग किस्म की दवाइयाँ देंगे। हो सकता है कि वो शुरुआत करें एंटीबायोटिक देने से, उनको ऐसा लग रहा हो कि कोई इन्फेक्शन के कारण भी ये चीज़ हो सकती है। जब ये क्लियर होने लगता है कि नहीं, ये कुछ और नहीं, ये तो IBS है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, तो फिर उसकी दवाइयाँ सामने आती है। अब इसकी दवाई के मेनली दो कंपोनेंट होते हैं। एक होता है जो कि इन्फ्लेमेशन को कम करने की कोशिश करता है अलग अलग तरीके से, एंड एक कंपोनेंट होता है जो कि आपके स्ट्रेस को रिलीव करने की कोशिश करता है। तो इसमें अलग अलग प्रकार के एंटी डिप्रेसेंट, एंटी साइकोटिक मेडिकेशंस भी हो सकती हैं। तो अगर आप दवाई खा रहे हैं तो आपको सरप्राइज नहीं हो, आपको ऐसे अचंभा नहीं हो कि अरे मुझे ये एंटी साइकेट्रिक या एंटी साइकोटिक मेडिकेशन क्यों दे दी है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि IBS के जो दवाइयाँ आती हैं उनके दवाइयों में ये एक बहुत ही कॉमनली पाया जाने वाला कंपोनेंट है। तो एक शॉर्ट वीडियो जिसमें मैंने आपको IBS या इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें बताने की कोशिश करी है। आई होप इस इन्फॉर्मेशन से आपके डाउट एंड आपकी क्वेरीज सॉल्व हो गई हूँ। अगर मैंने कोई नया कन्फ्यूजन शुरू कर दिया है तो बेशक आप कमेंट्स में अपने सवाल कर सकते हैं। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू क्लियर योर डाउट्स एंड आई होप कि इससे आपकी भी मदद हुई हो। दूसरों की भी मदद कीजिए जो भी इस बीमारी से सफ़र कर रहे हैं। एंड लेट मी नो व्हाट डू यू थिंक। शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।